ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी पूरी दुनिया में जहाँ महिलाओं का दायित्व केवल घर संभालना, बच्चे पैदा करना, उनका पालन पोषण करना और अगर स्वभाव की बात की जाए तो महिलाओं से अपेक्षा की जाती थी कि वे स्वभाव में सौम्य और शालीन हों। अगर हम यूरोप की बात करें तो उस समय यूरोप में भी महिलाओं को दोयम दर्जे के नागरिक के रूप में अहमियत दी गई थी। ना उन्हें वोट देने का अधिकार था, ना अपनी बात रखने का, और ना ही वो किसी तरह की संपत्ति में भागीदारी ले सकती। वहीं दूसरी की तरफ चाइना में एक ऐसी महिला उभर रही थी जिसने 1801 से 1810 के बीच साउथ चाइना सी में एक पायलट के तौर पर अपना खौफ बैठाया हुआ था। उसके अंडर में उस समय के तकरीबन 1800 जहाज और तकरीबन 70,000 के करीब लुटेरे काम करते थे। तो चलिए बात करते हैं द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ पायलट क्वीन चिंगशी की। चिंगशी, जिसका जन्म 1776 के आसपास गुआंगडोंग चाइना में हुआ, बाद में वह गरीबी के कारण एक प्रोस्टिट्यूट के तौर पर काम करने लगी। चिंगशी एक फ्लोटिंग ब्रोथल में रहा करती थी जिसे फ्लावर बोट भी कहा जाता था। लेकिन उसकी जिंदगी में बदलाव तब आया जब ज़ैंग यी, जो एक समुद्री लुटेरा था और रेड फ्लीट के लीडर भी, उसने चिंगशी के ब्रोथल पर कब्जा किया और वहाँ की बहुत सी महिलाओं को बंदी बना दिया था। ज़ैंग यी की मुलाकात जब चिंगशी से हुई तो ज़ैंग यी ने चिंगशी के सामने एक शादी का प्रस्ताव रखा। चिंगशी ने शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और यहीं से चिंगशी ज़ैंग यी साहब यानी ज़ैंग यी की पत्नी कहलाई। अब ज़ैंग यी और चिंगशी दोनों ही समुद्री लुटेरे के तौर पर काम करने लगे। लेकिन 1807 में ज़ैंग यी की डेथ हो गई, जिसके बाद रेड फ्लीट की जिम्मेदारी चिंगशी के कंधों पर आ गई और चिंगशी ने एक पायलट के तौर पर रेड फ्लीट की कमान को बहुत अच्छे से निभाया। चिंगशी ने ऐसे बहुत से काम किए जो उसे इतिहास में दूसरे समुद्री लुटेरों से अलग करते हैं। चिंगशी ने अपनी पायरेसी को मजबूत बनाने के लिए कई तरह के कोड ऑफ कंडक्ट्स भी बनाए हुए थे जिन्हें फॉलो करना हर लुटेरे के लिए जरूरी था। इनमें से एक था कि बिना इजाजत के कोई भी लुटेरा जमीन पर पैर नहीं रख सकता था। अगर वह ऐसा करता तो उसे कई तरह की सजाओं का सामना करना पड़ सकता था। दूसरा था कि जो भी माल लूटा जाता था, जब तक उसे बराबर बांट ना दिया जाए उसमें से कोई भी एक सिक्का तक नहीं उठा सकता था। तीसरा जो सबसे जरूरी माना जाता है जो चिंगशी की काबिलियत को दर्शाता है, वह था कि कब्जे में मिली महिलाओं से किसी भी प्रकार की छेड़खानी नहीं की जाएगी, न उन्हें किसी तरह का नुकसान पहुंचाया जाएगा, यहाँ तक कि वापस उन्हें उनके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। और अगर कोई लुटेरा चाहे तो वह लड़की की रजामंदी से उससे शादी भी कर सकता है। लॉरा सुक अपनी किताब पायलट वुमेन में बताती है कि चिंगशी इतिहास की सबसे ताकतवर और कामयाब पायलट मानी जाती है। उनका ऐसा मानने के पीछे बहुत से कारण रहे हैं। इसका पहला कारण तो यही था कि चिंगशी के अंडर में जितने जहाज और लोग काम करते थे, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ था कि किसी लुटेरे के अंडर कभी इतने जहाज और इतने लोग काम करते। अगर ब्लैक बियर्ड की बात की जाए, जो इतिहास का सबसे खतरनाक और खूंखार लुटेरा माना जाता है, तो ब्लैक बियर्ड के अंडर में भी तकरीबन 300 ही जहाज आते थे। चिंगशी एक समुद्री लुटेरे के तौर पर बहुत दौलत जमा करने में कामयाब रही। चिंगशी ने अपनी जिंदगी में कई तरह की लड़ाई लड़ी, फिर वह चाहे दूसरे समुद्री लुटेरों से हो या गवर्नमेंट ऑफिशियल से हो। कहा जाता है कि चिंगशी का खौफ इतना ज्यादा था कि उससे न केवल दूसरे लुटेरे डरते थे, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी, पोर्टुगीज और यहाँ तक कि और चाइना गवर्नमेंट जो उस समय किंग डायनेस्टी के अंडर में काम कर रही थी, वह भी किसी भी तरह से इन लुटेरों का सामना नहीं कर पा रहे। इन लुटेरों के हमलों से गवर्नमेंट को बहुत नुकसान पहुंचता था। जब भी कोई व्यापार के लिए जहाज जाता था तो ये लुटेरे उस पर हमला कर देते थे और सारा माल लूट लेते। और 18th सेंचुरी में चिंगशी के अंडर में रेड फ्लीट के झंडे सारे समुद्र में फैले हुए थे। जैसे ही कोई जहाज निकलता और उस पर रेड फ्लीट का झंडा देखा जाता, वहीं से उसका खौफ बढ़ता चला जाता था। इससे गवर्नमेंट के लिए यह बहुत ज़रूरी हो गया था कि वह किसी भी तरह चिंगशी और इन समुद्री लुटेरों से पीछे छुड़ाए। इसके लिए सरकार ने एक प्रस्ताव सोचा। चाइनीज सरकार ने लुटेरों और चिंगशी के सामने एक प्रस्ताव रखा कि यदि वह लुटेरे का काम छोड़ दे तो उन्हें किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा और जो भी उन्होंने लूट का माल इकट्ठा किया है वह भी उनसे वापस नहीं लिया जाएगा। चिंगशी के लिए यह अच्छा फैसला था। उसने इस बात को स्वीकार कर लिया और आगे का जीवन शांतिपूर्ण तरीके से बिताया। चिंगशी ने सरेंडर करना बेहतर समझा, न कि ब्लैक बियर्ड की तरह या दूसरे समुद्री लुटेरों की तरह जिनका अंत किसी न किसी सरकारी अधिकारी द्वारा गोली मारकर या किसी भी तरह से हत्या के द्वारा किया। चिंगशी ने लुटेरे की जिंदगी छोड़ दी और अपने आखिरी पल एक गैम्बलिंग हाउस ओनर के तौर पर बिताया। चिंगशी की डेथ 69 साल की उम्र में 1844 के आसपास मकाओ चाइना में हुई। तो ये थी चिंगशी की कहानी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी पूरी दुनिया में
जहाँ महिलाओं का दायित्व केवल घर संभालना, बच्चे पैदा करना, उनका पालन पोषण करना, और अगर स्वभाव की बात की जाए तो महिलाओं से अपेक्षा की जाती थी कि वे स्वभाव में सौम्य और शालीन हों। अगर हम यूरोप की बात करें तो उस समय यूरोप में भी महिलाओं को दोयम दर्जे के नागरिक के रूप में अहमियत दी गई थी। ना उन्हें वोट देने का अधिकार था, ना अपनी बात रखने का, और ना ही वो किसी तरह की संपत्ति में भागीदारी ले सकती। वहीं दूसरी की तरफ चाइना में एक ऐसी महिला उभर रही थी जिसने 1801 से 1810 के बीच साउथ चाइना सी में एक पायलट के तौर पर अपना खौफ बैठाया हुआ था। उसके अंडर में उस समय के तकरीबन 1800 जहाज और तकरीबन 70,000 के करीब लुटेरे काम करते थे। तो चलिए बात करते हैं द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ पायलट क्वीन चिंगशी की। चिंगशी, जिसका जन्म 1776 के आसपास गुआंगडोंग चाइना में हुआ, बाद में वह गरीबी के कारण एक प्रोस्टिट्यूट के तौर पर काम करने लगी। चिंगशी एक फ्लोटिंग ब्रोथल में रहा करती थी जिसे फ्लावर बोट भी कहा जाता था। लेकिन उसकी जिंदगी में बदलाव तब आया जब ज़ेंगी, जो एक समुद्री लुटेरा था और रेड फ्लीट के लीडर भी, उसने चिंगशी के ब्रोथल पर कब्जा किया और वहाँ की बहुत सी महिलाओं को बंदी बना लिया था। ज़ेंगी की मुलाकात जब चिंगशी से हुई तो ज़ेंगी ने चिंगशी के सामने एक शादी का प्रस्ताव रखा। चिंगशी ने शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और यहीं से चिंगशी ज़ेंगी साहब यानी ज़ेंगी की पत्नी कहलाई। अब ज़ेंगी और चिंगशी दोनों ही समुद्री लुटेरे के तौर पर काम करने लगे। लेकिन 1807 में ज़ेंगी की डेथ हो गई, जिसके बाद रेड फ्लीट की जिम्मेदारी चिंगशी के कंधों पर आ गई और चिंगशी ने एक पायलट के तौर पर रेड फ्लीट की कमान को बहुत अच्छे से निभाया। चिंगशी ने ऐसे बहुत से काम किए जो उसे इतिहास में दूसरे समुद्री लुटेरों से अलग करते हैं। चिंगशी ने अपनी पायरेसी को मजबूत बनाने के लिए कई तरह के कोड ऑफ कंडक्ट्स भी बनाए हुए थे जिन्हें फॉलो करना हर लुटेरे के लिए जरूरी था। इनमें से एक था कि बिना इजाजत के कोई भी लुटेरा जमीन पर पैर नहीं रख सकता था। अगर वह ऐसा करता तो उसे कई तरह की सजाओं का सामना करना पड़ सकता था। दूसरा था कि जो भी माल लूटा जाता था, जब तक उसे बराबर बांट ना दिया जाए, उसमें से कोई भी एक सिक्का तक नहीं उठा सकता। तीसरा जो सबसे जरूरी माना जाता है, जो चिंगशी की काबिलियत को दर्शाता है, वह था कि कब्जे में मिली महिलाओं से किसी भी प्रकार की छेड़खानी नहीं की जाएगी, न उन्हें किसी तरह का नुकसान पहुंचाया जाएगा, यहाँ तक कि वापस उन्हें उनके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। और अगर कोई लुटेरा चाहे तो वह लड़की की रजामंदी से उससे शादी भी कर सकता है। लॉरा सुक अपनी किताब पायलट वुमेन में बताती हैं कि चिंगशी इतिहास की सबसे ताकतवर और कामयाब पायलट मानी जाती है। उनका ऐसा मानने के पीछे बहुत से कारण रहे हैं। इसका पहला कारण तो यही था कि चिंगशी के अंडर में जितने जहाज और लोग काम करते थे, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ था कि किसी लुटेरे के अंडर कभी इतने जहाज और इतने लोग काम करते। अगर ब्लैक बियर्ड की बात की जाए, जो इतिहास का सबसे खतरनाक और खूंखार लुटेरा माना जाता है, तो ब्लैक बियर्ड के अंडर में भी तकरीबन 300 ही जहाज आते थे। चिंगशी एक समुद्री लुटेरे के तौर पर बहुत दौलत जमा करने में कामयाब रही। चिंगशी ने अपनी जिंदगी में कई तरह की लड़ाई की थी, फिर वह चाहे दूसरे समुद्री लुटेरों से हो या गवर्नमेंट ऑफिशियल से हो। कहा जाता है कि चिंगशी का खौफ इतना ज्यादा था कि उससे न केवल दूसरे लुटेरे डरते थे, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी, पोर्टुगीज और यहाँ तक कि और चाइना गवर्नमेंट, जो उस समय किंग डायनेस्टी के अंडर में काम कर रही थी, वह भी किसी भी तरह से इन लुटेरों का सामना नहीं कर पा रहे। इन लुटेरों के हमलों से गवर्नमेंट को बहुत नुकसान पहुंचता था। जब भी कोई व्यापार के लिए जहाज जाता था तो ये लुटेरे उस पर हमला कर देते थे और सारा माल लूट लेते। और 18वीं सेंचुरी में चिंगशी के अंडर में रेड फ्लीट के झंडे सारे समुद्र में फैले हुए थे। जैसे ही कोई जहाज निकलता और उस पर रेड फ्लीट का झंडा देखा जाता, वहीं से उसका खौफ बढ़ता चला जाता था। इससे गवर्नमेंट के लिए यह बहुत ज़रूरी हो गया था कि वह किसी भी तरह चिंगशी और इन समुद्री लुटेरों से पीछे छुड़ाए। इसके लिए सरकार ने एक प्रस्ताव सोचा। चाइनीज सरकार ने लुटेरों और चिंगशी के सामने एक प्रस्ताव रखा कि यदि वह लुटेरे का काम छोड़ दे तो उन्हें किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा और जो भी उन्होंने लूट का माल इकट्ठा किया है वह भी उनसे वापस नहीं लिया जाएगा। चिंगशी के लिए यह अच्छा फैसला था। उसने इस बात को स्वीकार कर लिया और आगे का जीवन शांतिपूर्ण तरीके से बिताया। चिंगशी ने सरेंडर करना बेहतर समझा, न कि ब्लैक बियर्ड की तरह या दूसरे समुद्री लुटेरों की तरह, जिनका अंत किसी न किसी सरकारी अधिकारी द्वारा गोली मारकर या किसी भी तरह से हत्या के द्वारा किया। चिंगशी ने लुटेरे की जिंदगी छोड़ दी और अपने आखिरी पल एक गैम्बलिंग हाउस ओनर के तौर पर बिताए। चिंगशी की डेथ 69 साल की उम्र में 1844 के आसपास मकाओ चाइना में हुई। तो ये थी चिंगशी की कहानी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।